नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले मॉक टेस्ट 17, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग भी साथ में मॉक टेस्ट देते चलिए, ठीक है। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग यानी कि इनलैंड वाटरवेज किसको कहा जाता है। देखिए, इनलैंड दो तरह के वाटरवेज होता है, एक तो जो आपके देश के अंदर में है, ठीक है, आपके देश के अंदर में, और एक दूसरा जो आप देश से बाहर किसी दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, ठीक है। तो जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं और वो भी वाटर वे में यानी कि पानी के रास्ते से, तो आपको समुद्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन देश के अंदर में समुद्र नहीं होता, उसमें क्या होता है, नदियाँ होती है, ठीक है। उसमें क्या होती है, नदियाँ होती है। तो अब इन्हीं नदियों के थ्रू, नदियाँ हो गया, नहरें हो गया, या फिर कोस्टल एरिया हो गया। कोस्टल एरिया किसको बोला जाता है, जैसे कि ये जो समुद्र से सटा हुआ, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं इस जगह पे, यहाँ पे है कलकत्ता। अब कलकत्ता से हमको तमिलनाडु में माल भेजना है, तो इधर से अगर नदी नहीं रहा तो क्या कहते हैं हम लोग, कोस्टल एरिया, यानी कि ये जो समुद्र से सटा हुआ जो एरिया होता है ये वाला, तो बस इसी समुद्र में ही, जैसे वे बंगाल के थ्रू हम लोग भेजते हैं माल को, कहाँ पे, कलकत्ता से तमिलनाडु। तो इसी को बोला जाता है इनलैंड वाटर वेज, जो आपके देश के अंदर में व्यापार होता है, ठीक है, माल को भेजा जाता है, ठीक है। तो अब यही वाला यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास में सक्षम निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है, प्रमुख चुनौती कौन सा आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चारों को पढ़िए और इसका आंसर बताइए, ठीक है। देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव होता है। और ये जो वाटरवेज से जो क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा, इसलिए हम इसको ना पूरा अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, भारत में अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड वाटरवेज के बारे में, ठीक है। इसका जो नेटवर्क है ये है 14,500 किलोमीटर टोटल नेटवर्क है, जिसमें कि नौका मतलब नाव, ठीक है, नौगमन्य जलमार्ग नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें नदियाँ, नहरें और खाड़ियाँ, ठीक है, शामिल होते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, देश में लगभग 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, जैसे कि नेशनल हाईवेज होता है रोड में, इस तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग भी होता है, वाटरवेज, ठीक है, घोषित किए गए, जिसका कुल नेटवर्क, इन सबका कुल नेटवर्क 20,375 किलोमीटर है। सबसे लंबा अगर देखा जाएगा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा, तो नेशनल हाईवे 1 है, ठीक है। ये देश का सबसे लंबा है और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो इसका अंतर्देश लगभग 1,620 किलोमीटर है, जो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के माध्यम से प्रयागराज से हल्दिया तक जोड़ती है, ठीक है। ये सब याद रख लेना, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। इसका प्रबंधन, इसका देखरेख कौन करता है, इसका मैनेज कौन करता है, तो भारत में इन जलमार्गों के विकास और रखरखाव का कार्य भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि IWAI के द्वारा किया जाता है। चलिए, अंतर्देशीय जलमार्ग की इसका लाभ क्या होता है। अब देखिए, ये सस्ता होता है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। सड़क परिवहन से लगभग 60% और रेल परिवहन से लगभग 20 से 30% का ये सस्ता होता है, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ईंधन की कम खपत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होता है, ध्वनि प्रदूषण भी इसमें कम होता है। बड़े माल की ढुलाई, अब रोडवेज में या फिर रेलवे में आप बहुत बड़े जैसे बड़ा टरबाइन हो गया, या फिर कोई जहाज बना, उसका जो शिप का जो पार्ट होता है, बड़ा पार्ट, उसको लेके, या फिर एरोप्लेन का बड़ा पार्ट लेके आप रोड से नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, वाटरवेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो भारी और असामान्य आकार के समान, जैसे कि टरबाइन हो गया, जनरेटर की सुरक्षित टरबाइन और जनरेटर की सुरक्षित ढुलाई के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, किसका, तो वाटरवेज का, ठीक है। चलिए, इसमें चुनौतियाँ जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया, इसकी चुनौतियाँ कौन कौन सी होती है, तो बुनियादी ढांचे में कमी आती है, यानी कि पर्याप्त टर्मिनल, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव होता है, ठीक है। जल स्तर, देखिए गर्मियों के दिन में क्या होता है ना, जल स्तर कम हो जाता है नदियों का, सारा नदी क्यों नहीं, लेकिन मैक्सिमम नदियों का जल स्तर कम हो जाता है, जिस कारण से ना नौका चलने में दिक्कत होती है, ठीक है। ये सारे जल स्तर के उतार चढ़ाव भी इसका प्रमुख जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप लोग खुद बताइए। अब इसका हो जाएगा पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल का लोकप्रिय संगीत जो आध्यात्मिक लोकगीत का प्रतिनिधित्व करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, ओवी, भाखा, बनावन और बाउल। चारों में से ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका आप बताइए। तो बंगाल का पूछा गया, बंगाल का जो आध्यात्मिक लोकगीत है वो उसको बोला जाता है बाउल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है, आपको पता होगा, सबको इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर क्या है, लूनी, ठीक है। थार रेगिस्तान में एक ही नदी बहती है, उसका नाम है लूनी। देखिए, इस नदी से कई सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको डिटेल में करते हैं। लूनी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी की नागा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया कई बार, ठीक है। यह नदी थार रेगिस्तान की, देखिए इसी बार 2025 में, यानी कि पिछले बार 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लूनी नदी रेगिस्तान के, मतलब राजस्थान के किस भाग से बहती है, ये क्वेश्चन पूछा था, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका आंसर हो जाता है दक्षिण पूर्वी भाग से पूछा गया था, बहता, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है ये
495 किलोमीटर है, ठीक है, जहाँ से निकल के जब तक ये खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। ये 495 किलोमीटर यानी कि 308 मील, ठीक है। अगर पूछेगा कि राजस्थान में ये नदी कितनी बहती है, तो इसका राजस्थान में लगभग 316 किलोमीटर, एक बार इसको आप इस डेटा को एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 316 किलोमीटर इसका राजस्थान में सिर्फ है, और अगर कुल लंबाई पूछा जाएगा तो 495 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसको उद्गम के समय जहाँ से निकलती है, यानी कि पुष्कर घाटी के नागा पहाड़ी से जब ये निकलती है तो इसका नाम होता है सागरमती, ठीक है। और जब यह गोविंदगढ़ के पास सरस्वती नदी के से जब मिल जाती है तब इसका नाम हो जाता है लूनी नदी, ठीक है। तो ये सब याद रख लीजिएगा, ठीक है। पीसीएस में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस नदी का पानी बालातारा यानी कि बाड़मेर तक तो मीठा होता है, इसके बाद ये खारा हो जाता है। संस्कृत में इसे लवणवारी नदी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संस्कृत में इसको लवणवारी की, ये सारा पीसीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लवणवारी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है नमक नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, चारों को पढ़िए और बताइए, ठीक है। हम बता दे रहे हैं नॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट पहले, इससे पहले जब ये नहीं आया था, इससे पहले क्या होता था ना कि एक ही मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क की एक ही मेमोरी में प्रोग्राम को भी रखा जाता था और डेटा को भी रखा जाता था, यानी कि जो फैच होने वाला, यानी कि जो एक्सिक्यूट होने वाला उसको भी, और जो डेटा देते थे उसको भी, सबको यहीं पे रखा जाता था, ठीक है। इसमें क्या होता था, बार बार इसको रीसेट करना पड़ता था, बार बार, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए वॉन न्यूमैन ने आर्किटेक्ट में ये अवधारणा दिया। इसने 2 अवधारणा दिया, कौन कौन सा, तो जो पहला अवधारणा दिया इसमें क्या है, एकीकृत मेमोरी यानी कि यूनिफाइड मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया, और दूसरा दिया सीक्वेंशियल एक्सिक्यूट। यूनिफाइड मेमोरी क्या होता है, यूनिफाइड मतलब एक ही मेमोरी में आपका इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को रखा जा सकता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए और जो डेटा दिए दोनों को आप रख सकते हैं, जिससे, और ये मेमोरी कहाँ, रैम में होता था ये वाला मेमोरी, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को एक साथ रखता था एग्जीक्यूट के लिए ले जाने के लिए, ठीक है। अनुक्रमानिक निष्पादन यानी कि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता था, यानी कि पहले जो आया फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, यहाँ पे सीपीयू यहाँ पे काम करता है, ठीक है। सीपीयू अपना पहले हम एक इंस्ट्रक्शन दिए, फिर दूसरा दे दी, फिर तीसरा दे दिया, फिर चौथा दे दी, तो क्या करेगा, जो सीपीयू में पहले जो काम हो रहा था उसको हटाने के बाद इसके बाद इसको ले लेगा, फिर इसको जब काम खत्म हो जाएगा फिर इसको, इसका बारी आएगा। तो ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का भी इसी में कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है, जिससे क्या हो गया, टाइम का बचत हुआ। काफ़ी सारा हम लोग को उसमें टाइम लग जाता था, लेकिन इसमें बहुत ही कम समय में जल्दी जल्दी हम लोग, तो अब तो ये सब भी इससे भी ज़्यादा अब फास्ट वाला आ गया है, ठीक है, जो अभी हम लोग 5th जनरेशन यूज़ कर रहे हैं, एआई वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1660 में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय का मुख्यालय बन गया। आप लोग बताइए, इजी क्वेश्चन है। डच कहाँ पे किया था, 1610 में, पुलिकट में, सूरत में, बॉम्बे में या फिर कोच्चि में। इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिकट, तमिलनाडु में पुलिकट में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति के बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। सबको पता होगा कार्यकाल कितना होता है, सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बोर्ड का 5 साल का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक आई एम अ लेजेंड वाइफ, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। नमिता गोखले, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित, सौमित्रा चटर्जी या फिर गीतिका लिडर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, गीतिका लिडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आप लोग को पता होगा कि जो औपनिवेशिक शासन के समय क्या करता था, ब्रिटेन भारत से कच्चे माल को सस्ते दाम में ले जाता था, ठीक है, और वहाँ से मैन्युफैक्चर करके जब भारत में लाके बेचता था तो उसको महंगे दाम में बेचा जाता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कच्चे माल का निर्यात क्या करता था और निर्यात वस्तुओं का फिर आयात करता था महंगे दामों में, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते समय सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन के विकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, चारों को पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन में हम लोग इसको सेव क्यों करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, मान लीजिए मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाया, अब हम चाहते हैं कि इस पर कोई भी एडिट ना कर सके, किसी में इसको छेड़छाड़ करके इसको बर्बाद ना कर दे, इसको खराब ना कर दे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सेव एज में नहीं करके सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन में कर देंगे। इस पर क्या होगा कि इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस कारण से हम लोग इसको करते हैं, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा, प्रेजेंटेशन कंटेंट की किसी भी अन्य एडिटिंग को रोकना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, ठीक है। चलिए 10वां नंबर में है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित कितने रीट मौलिक अधिकारों को लागू करता है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे कई बार क्वेश्चन पूछा रहे, हर एक रीट से, पर्टिकुलर रीट से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग हम प्रूफ भी देंगे अभी, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कितने रीट जारी कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5 रीट जारी करता है, ठीक है, 5 रीट। अच्छा, ये जो है भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 32 के तहत
सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि यह 5 रिट जारी कर सके, और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को यह जारी देता है कि यह 5 रिट को जारी कर सके। ठीक है, अब देखते हैं ये 5 रिट कौन है। यही सबसे, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही आपको। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को देता है पावर, और अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को देता है पावर। ठीक है, अब ये 5 रिट को देख लेते हैं। इस 5 रिट को बहुत ही डिटेल से पढ़े, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोटिस किए हैं, जो भी रेलवे में एग्जाम दे रहे हैं, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि पॉलिटी से, ठीक है, ज्योग्राफी से और कंप्यूटर से, ये तीनों जो बढ़िया से कर गया, काफ़ी सारा क्वेश्चन, मतलब 50% से ज़्यादा क्वेश्चन ये, और एक करंट से, ठीक है, करंट 10-12 करंट दे रहा है। ठीक है, ये जो 4 टॉपिक जो कर लिया ना, हम तो बोलेंगे इसका 80 से 90% क्वेश्चन जीके जीएस का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला जो रिट जारी करता है वो है बंदी प्रत्याशी, यानी कि हेबियस कॉर्पस। ठीक है, यह रिट कब जारी करता है? जब कोई ऐसा व्यक्ति को गिरफ्तार या फिर नजरबंद कर दिया जाता है जो निर्दोष होता है, तो क्या करता है कि न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अपने समक्ष पेश करने का आदेश दे सकता है, तब ये रिट जारी किया जाता है। कौन सा? हेबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्याशी, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी यही इसी से क्वेश्चन एक रिपीट हुआ है, दिखा देंगे हम आगे में। चलिए, अगला है परमादेश। यह एक आज्ञा पत्र होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा रिट एक आज्ञा पत्र है? ये क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे में ही पूछा गया, तो ये परमादेश है, मेंडमस। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सार्वजनिक अधिकारी, जो उच्च अधिकारी होता है, निगम या फिर सरकार को उनके कानूनी और सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए यह रिट जारी किया जाता है। ठीक है, अगला है निषेध, यानी कि प्रोहिबिशन। यह एक मना करना, इसका अर्थ होता है मना करना। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत, जिनको दीवानी अदालत कहा जाता है, को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या उल्लंघन करने से रोकने के लिए ये रिट को जारी किया जाता है। ठीक है, चौथा जो रिट है उसको बोला जाता है उत्प्रेषण, यानी कि सरसरी रिट। ठीक है, इसके माध्यम से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी निजी अदालत या न्यायाधिकरण से लंबित पड़े मामले को स्वयं के पास स्थानांतरित करने या उस अदालत द्वारा पहले दिए गए किसी अवैध आदेश को रद्द करने के लिए यह रिट जारी कर सकता है। ठीक है, एक जो लास्ट है ये है अधिकार परीक्षा। अच्छा, ये जो है क्यों वारंटो, इसका एक जीता जागता सबूत है। अभी हाल ही में हुआ था कि एक IAS ऑफिसर थी, ठीक है, लेडी थी। ये क्या की थी? ये जनरल कैटेगरी से आती थी। ठीक है, जनरल कैटेगरी से आती थी, लेकिन इन्होंने SC से एग्जाम दिया, SC कैटेगरी से एग्जाम दे करके IAS क्वालिफाई कर गई और ये IAS ऑफिसर भी बन गई। इसी को लेकर के इसका, अब जब इसमें बात छिड़ा, जब इसका डॉक्यूमेंट चेक हुआ, तो जब ये बात छिड़ा, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों वारंटो जारी किया गया था इसके खिलाफ। क्यों ये क्यों जारी किया जाता है? किसी प्राधिकार यानी कि अधिकारी या रिट किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति या अवैध रूप से कब्जा करने या उनकी नियुक्ति की वैधता को जांच करने के लिए यह रिट जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 रिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस 5 रिट को याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं माना जाता? तो कौन सा समूह जो नहीं माना जाता? ठीक है, उप मंत्री। अच्छा, इसको देखने से पहले आप सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए। ठीक है, 3 श्रेणियों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर में होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद आता है PM, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर में होता है PM, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद आता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री में जो बड़े बड़े मंत्री है जिसको पद दिया जाता है, जैसे कि हो गया फाइनेंस मिनिस्टर, हो गया होम मिनिस्ट्री, हो गया। ठीक है, तो इन सबको बोला जाता है कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट में बैठा जाता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री होता है। इसके बाद आता है राज्य मंत्री, लेकिन स्वतंत्र प्रभाव वाले, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इसको दिया जाता है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है राज्य मंत्री। ये इसको 3 नंबर में रखिए, दोनों एक ही है। ठीक है, इसके बाद आता है राज्य मंत्री, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभाव इनको नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया जाते हैं। राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है, इनको मदद करने के लिए राज्य मंत्री का नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है उप मंत्री, यानी कि डिप्यूटी मिनिस्टर। ये क्या होता है? ये जितने भी मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले या फिर राज्य मंत्री हो, इन सबको मदद करने के लिए उप मंत्री का प्रभाव, उप मंत्री का नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए। तो यहाँ पे 3 तरह की मंत्रियाँ होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र, राज्य मंत्री नॉर्मल, और एक उप मंत्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री भी है, संसदीय सचिव नहीं है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय सचिव। ठीक है, इसको याद रख लेना। इससे और एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम आपको बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने के में कौन से 2 प्रमुख नेता शामिल है? अब ये 2 नेता का नाम बताइए। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक। और सबको पता होगा होम रूल के समय कौन लाया था होम रूल को? ये लाया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप MS पावर पॉइंट, देखिए पावर पॉइंट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जब MS पावर पॉइंट 365 में Ctrl+M दबाते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए जब आप Ctrl+M पावर पॉइंट में दबाएंगे, यहाँ याद रखिए, देख लीजिएगा पावर पॉइंट दिया गया, ठीक। तो आप मान लेते हैं हम कोई प्रेजेंटेशन बनाए, इसमें सीट है 1 सीट 2 सीट, ये जो हम डालें, अब मान लीजिए हम 10 इस तरह से लेआउट बना दिए, ठीक है। अब हमको 11वां अगर हम एक स्लाइड डालना चाहते हैं, ठीक है। अब हमको 11वां स्लाइड की जरूरत पड़ गया, अब हम इसको ऑलरेडी हम बना चुके हैं, 11वां स्लाइड का जरूरत पड़ा, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+M दबाएंगे। अब देखो मान के चलो कि ये जो 10 स्लाइड है, हम इन 10 में एक फॉर्मेट दिए कि इस तरह से हेडिंग हमको इस तरह से ट्रायंगल में चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम कुछ लिखेंगे, बीच में गैप देंगे और यहाँ पर कुछ पिक्चर बनाएंगे और फिर इधर हम कुछ लिखेंगे, तो यही वाला सब में होगा। अब हम जो 11वां वाला दिए, 11वां वाला जब हम स्लाइड को लिए, तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे हम 11वां Ctrl+M दबाएंगे तो ये जो जिस फॉर्मेट में जो 10 को बनाए उसी फॉर्मेट पे 11वां वाला भी इसी तरह से बन जाएगा अपने आप, हमको बनाने की उसको जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग Ctrl+M को दबाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या, जो पिछले लेआउट की अपेक्षा नहीं, पिछले स्लाइड के समान लेआउट वाली नई स्लाइड इंसर्ट हो जाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो पिछले स्लाइड के समान लेआउट वाली एक नई स्लाइड को जोड़ देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में IIT मद्रास और भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया हाइपरपूल परीक्षण ट्रक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये आपको पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों को पढ़िए और इसका आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई स्पीड परिवहन में क्रांति लाना और यात्रा में समय को कम करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखने से ही, क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाता है कि किस बारे में पूछा गया है। करंट से है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हम इसको रिपीट करके ले आए हैं इसमें, ठीक है। देखिएगा मेरा जो भी हम दे रहे हैं ना, इसमें करंट का नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कि करंट हर साल चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम करंट को वही करंट लाते हैं जो आगे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपयोगकर्ता किसी नए संस्करण यानी कि जैसे कि एक्सेल 2021 में बनाई गई MS एक्सेल फाइल को पुराने संस्करण 2010 में खोला जाए तो ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, आप लोग बताइए कि ये चारों में से कौन सा सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और एक बार पूछा गया किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो फाइल क्या होता है, फाइल सीमित कार्य क्षमता के साथ संगतता मोड में यानी कि कंपेबिलिटी मोड में खुल जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। कंपेबिलिटी मोड क्या होता है, कंपेबिलिटी मोड होता है कि जो फाइल हम मान लेते हैं कि नया संस्करण 2021 में हम MS एक्सेल में कुछ फाइल को बनाए, ठीक है। अब इसी को खोल रहे हैं 2010 में, तो क्या होगा, इसमें जो फाइल बनाए वो तो 2010 में हमको दिख जाएगा, लेकिन जो नया जो जोड़ा गया था 2021 में, जो 2010 में नहीं था, वो वाला हम इसमें चेंज नहीं कर सकते 2010 में, ठीक है। 2010 में उसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ये वाला फंक्शन था ही नहीं, ठीक है। तो बस यही वाला होता है कंपेबिलिटी मोड में, जो 2021 में जो बनाए थे उसको खोल देगा, लेकिन 2010 में उसमें एडिट नहीं कर सकते हम, ठीक है। यही वाला चीज़ है, फाइल सीमित कार्य क्षमता यानी कि एडिट नहीं करते, सीमित कार्य क्षमता के साथ कंपेबिलिटी मोड में खुल जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रकाशित जॉन ग्रीन की नॉन फिक्शन पुस्तक किस रोग के इतिहास और प्रभाव पर चर्चा की गई है, किस रोग की, जॉन ग्रीन की नॉन फिक्शन पुस्तक, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, मलेरिया, हैजा, इन्फ्लुएंजा या फिर क्षय रोग। तो आप लोगों को पता होगा कि TB ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया गया था, क्षय रोग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रीट भारतीय संविधान में उल्लेखित जीवन और देखिए अभी हम बताएं, और बोले थे कि अभी पीछे में एक क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार की रक्षा करता है, ठीक है। बताइए कौन सा, और हम आपको बताए थे एक क्वेश्चन कौन सा सबसे स्टार्टिंग में है, हेबियस कॉर्पस, ठीक है, यानी कि बंदी प्रत्याशी। इसमें क्या था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि निर्दोष है उसको बंदी बना लेना या फिर नजरबंद कर देना, अगर करता है ऐसा कोई, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट अपने पास बुला सकता है डायरेक्टली, ठीक है। ये होता है बंदी प्रतिक्षीकरण, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप अंग्रेजी में याद रखिए, हिंदी में काफ़ी टफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM किसान योजना विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में आती है, ये आपसे पूछा गया। देखिए ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स या फिर एम्बर बॉक्स। तो आप लोग कृषि में किस बॉक्स में आएगा, तो ग्रीन बॉक्स में आएगा। चलिए नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और जो पढ़ेंगे जरूर बताएंगे, भोज, नागभट्ट प्रथम, गोपाल या फिर वात्सराज। चलिए आंसर दीजिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, ठीक है। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी, और कब की थी, तो लगभग 730 ईस्वी में, और इसका जो प्रारंभिक राजधानी था उज्जैन था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग याद रखते चलिएगा, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, ये आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए,
महिला अधिकार, सती प्रथा का उन्मूलन, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, महिला अधिकार भी नहीं दिया गया था। हिंदू, ये तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में सर सैयद अहमद खान, किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस आंदोलन के तहत 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब किया गया था? 1875 में जब किया गया था, तब इसका नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और अब इसका नाम क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब आप लोग एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे एक चीज़ हम नहीं इसमें मेंशन किए कि आप लोग को पूछते कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये किस वर्ष इसका नाम चेंज किया गया था, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है? अच्छा, विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत आर्थिक गतिविधियों का कौन कौन सा क्षेत्र है? आप लोग को पता है, प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया, इसको पढ़िए और बताइए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उनकी कार्य प्रणाली और परस्पर निर्भरता को समझना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है, ठीक है, ये आपको बताना। ये मुख्यतः कंक्रीट से बने होते थे, वे लकड़ी से बने थे, लोहे से बने थे या फिर पत्थर से बने थे? तो आप लोग को पता होगा कि जो अशोक का स्तंभ है वो पत्थर से बना हुआ है, और वो किस पत्थर से पूछा जाएगा? तो बलुआ पत्थर से, ठीक, बलुआ पत्थर से। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर से बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रपति की संसद को आह्वान करने की शक्ति का सही वर्णन करता है? यानी कि राष्ट्रपति, अच्छा ये बताइए कि पहले क्वेश्चन को बोल लीजिए, फिर हम इसका आंसर देते हैं आप लोग को, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए इजी क्वेश्चन था, अगर पढ़ते थे आप लोग आराम से कर सकते थे, ठीक है। राष्ट्रपति कम से कम 2 बार संसद का, हाँ, एक वर्ष में, ये इसका करेक्ट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का आह्वान कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। और हर 6 महीना में 1 बार कम से कम कर सकता है, ठीक है, यानी कि साल में 2 बार। अच्छा, ये जो संविधान का ये जो पावर देता है, संविधान के 85 के 1 में ये पावर देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार संसद में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस अनिवार्यता के कारण राष्ट्रपति को वर्ष में कम से कम 2 बार संसद सत्र बुलाना ही पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ पे दिया गया? अनुच्छेद 85 के 1 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? आप लोग बताइए, पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है। उड़ीसा पहाड़ी भूभाग उतना नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं, गुजरात में भी नहीं, काफी है, और अरुणाचल प्रदेश। ये सब क्वेश्चन ना ऑप्शन से छट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव्ड यूनिट के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहा जाता है? ठीक है, संपूर्ण समुच्चय को क्या कहा जाता है? बताइए इसका वैज्ञानिक मॉडल, मात्रकों की प्रणाली, मापन। इसका देखने से पता चल जा रहा है मात्रकों की प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मूव करने का मान्य तरीका नहीं है? चलिए बताइए, ऑप्शन से छटने वाला क्वेश्चन है। ड्रैग और ट्रैप कर देते हैं हम लोग, यानी कि कर्सर को लेफ्ट दबाते हैं और उठा के लेकर के कहीं पे माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाते हैं, और जिसको हम लोग जिस फाइल या फोल्डर को ले जाना है उसको दबाते हैं और उसको ले जाकर जहाँ पे रखना रहता है छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर ठीक है, उसके बाद देखिए आप फॉर्मेट कट और पेस्ट, कट करके पेस्ट करते हैं, ये भी कंट्रोल प्लस ड्रैग करते हैं, ये भी, ये तीनों तो होता है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेट पेंटर ये नहीं है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलिव ने अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? देखिए जब मेंडलिव ने अपने आवर्त सारणी बना रहा था, तो जब बनाते समय जब इस तरह से जो तत्वों को सजा रहा था, तो देखा कि यहाँ पे जो आ रहा है इसके बाद ये सूटेबल नहीं है, तो उसको फिर घिसका के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे खाली छोड़ दिया, ठीक है। फिर से इस तरह जब देखा तो फिर यहाँ पे कहीं पे लगा कि ये वाला तत्व जो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इस तत्व को यहाँ पे रख दिया, फिर इस तरह ले गया, तो ये जो खाली जगह छोड़ा गया, ठीक है। तो ये बोला गया है ये क्यों छोड़ा गया था, किस लिए छोड़ा गया था, ठीक है, आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़ा गया था? इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि मेंडलिव को पता था कि आने वाले भविष्य में इसकी जगह पे जो पदार्थ खोजा जाएगा तो यहाँ पे सूटेबल हो जाएगा, इसी जगह पे आएगा, इतना उनको कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो सारणी के समीप बनाने के लिए समस्थानिकों को शामिल करने अज्ञात तत्वों के लिए, ठीक है, ये क्यों किया गया था? अज्ञात तत्वों के लिए जो खोजा अभी तक नहीं गया था, मैंने उस समय जब खोजा नहीं गया था, तो उसके लिए ये छोड़ा गया था, ठीक है। चलिए
इसको देख लेते थोड़ा सा। तो जो अज्ञात तत्व यहाँ पे देखिए जो छोड़ा गया था, तो उसको जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई सजा रहा है, मेंडलीव ने सजाया और यहाँ पे ये वाला तत्व सूटेबल नहीं आया तो इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये जो था, तो मान लीजिए जिसके पहले ये तत्व आया तो उसको बोला जाता था एका नाम दिया जाता था, यानी कि इसके जस्ट पहले या फिर उसके जस्ट बाद, ठीक है। एका इसका जस्ट पहले जो आएगा, ठीक है, एका नाम दिया गया। और उसके पहले जो मान लीजिए यहाँ पे बोरोन है तो इसका नाम लिख दिया एका बोरोन, यानी कि बोरोन से जस्ट पहले, ठीक है, जो तत्व आएगा उसको रखा जाता था, ठीक है। तो इसी तरह से पहले रखा गया, एका बोरोन के नाम से छोड़ा गया, ठीक है। इसका आधुनिक जब इसको खोज किया गया उसके बाद इसको स्कैंडियम के नाम से जाना गया, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता कि एका बोरोन के समय बाद में कौन सा तत्व जोड़ा गया, तो स्कैंडियम, ठीक है। एका एल्युमिनियम, इसके जगह पे खोजा गया गैलियम को। फिर एका सिलिकॉन, इसके जगह पे खोजा गया जर्मेनियम को, ठीक है। तो ये तीनों को नाम को याद रख लेना। भारत में अवभूमि यानी कि उप सतही सिंचाई मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। देखिए उप सतही का मतलब कि बड़ा समतल मैदानी वाला क्षेत्र जो होता है उसके लिए जल स्तर उच्च होता है। उच्च जल क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च जल स्तर क्षेत्र के लिए किया जाता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमेट्रियस, जिसको एंडोग्रीक, एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक डैश के साथ संघर्ष हुआ, किसके साथ ये युद्ध किया था, ये आपसे बताना है। पुष्यमित्र, नहपान, हर्ष या फिर समूका, ठीक है। चलिए बताइए, जो पढ़ा हुआ आराम से बता दीजिएगा। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, ये हो जाएगा पुष्यमित्र के साथ किया गया था युद्ध, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली पुष्यमित्र नहीं था, उसमें पुष्यमित्र का जो पोता था जिसको वसुमित्र कहते थे उसके साथ युद्ध हुआ था, लेकिन ठीक है। इस संघर्ष में ऐतिहासिक प्रमाण कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्निमित्रम में मिलता है, जहां वसुमित्र के नेतृत्व में भारतीय सेना यानी कि सिंधु घाटी के तट पर यूनानियों को पराजित किया था, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी याद रख लीजिएगा। 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग को पता होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब यही वाला यहाँ पे 2 दे रखा है आपको कथन, आपको उसको पढ़ना है और आपको बताना है कि क्या सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही है, ठीक है। चलिए गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ये सही क्वेश्चन है। महात्मा गांधी 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये भी क्वेश्चन सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है MS वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है, शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। इजी क्वेश्चन है। अगर हमको कट करना है कोई चीज़ तो हम कीबोर्ड में कौन सा शॉर्टकट की डालेंगे, तो Ctrl+X को डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद पद्मानुक्रम में प्रधानमंत्री के ठीक नीचे आता है। और हम बताए थे कि अभी नीचे में क्वेश्चन है इस तरह का। तो सबसे पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, उसके बाद क्या होता था, कैबिनेट मिनिस्ट्री होता था, उसके बाद क्या होता था कि स्टेट मिनिस्टर होता, राज्य मिनिस्टर होता था, लेकिन ये कौन सा फ्री वाला होता था, इंडिपेंडेंट वाला होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज वाला होता था। उसके बाद फिर से राज्य मिनिस्टर यानी स्टेट मिनिस्टर ही होता था। उसके बाद क्या कौन सा होता था, उप मंत्री होता था, ठीक है। तो PM से जस्ट नीचे कौन सा हो जा रहा है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, यानी कि कैबिनेट मंत्री हो जाएगा इसका सही जवाब। भारतीय कर व्यवस्था में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जिसको मैट के नाम से जाना जाता है, कि निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे दे रखा है, अब इसको पढ़िए। देखिए इकोनॉमिक्स से दे रखा है क्वेश्चन। मैट की गणना बुक प्रॉफिट पर 15% पर या सामान्य कॉर्पोरेट दर पर की जाती है तथा जो भी कम हो वह कर के रूप में देय होता है, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स मेरा नहीं है, इसलिए इसको समझा पाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। इस प्रावधान के अंतर्गत केवल भारत की घरेलू कंपनियां ही आती है। मैट एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके द्वारा कर चोरी को रोका जा सकता है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये सही कथन को बताना था, ठीक है। देखिए सही कथन कौन है ये आपको बताना है, बताइए कौन सा होगा। देखिए तो पहला और दूसरा गलत है, ठीक है। केवल ये जो तीसरा है ये तीसरा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोग एग्जाम में, हो सकता है रिपीट करें, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आप लोग को लेके आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल का नाम ओल्ड नेम txt से न्यू नेम txt करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, यानी कि ओल्ड नेम टेक्स्ट लेकर के न्यू नेम टेक्स्ट के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग करते हैं, देखिए लिनक्स आप लोग देखिए लिनक्स भी अब वो पुराना हो चुका है, ठीक है। इसका कभी यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे तो इसको के लिए MB ओल्ड नेम txt, सिर्फ MB लगा दीजिए, ओल्ड नेम txt
न्यू नेम TXT, आप लोग ये इसका सही जवाब हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरियतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया? महावी आंदोलन, मापिला आंदोलन, भील आंदोलन या फिर फराजी आंदोलन? ठीक है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा फराजी आंदोलन। इसका करेक्ट सही जवाब क्या हो जाएगा? फराजी आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए ये क्वेश्चन है, वसुमित्र, अग्निमित्र, देवभूति या फिर भागभद्रा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा देवभूति। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार स्वाति तिरुनल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से के संरक्षक थे? बताइए, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम? आप लोग को पता होगा मोहिनी अट्टम जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग बताइए कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? कमेंट में जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? ठीक है, ये अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49 या फिर अनुच्छेद 48 का 1। ठीक है, तो आपको पता होगा इसके आंसर हो जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद 49 करता है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? न्यायिक मामला कौन संभालता था गुप्त काल? ठीक है, हम एक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो हम एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, ठीक है, रील्स, इसमें हम गुप्त वंश को पूरा डिटेल में बता दिए, उसी में 1 मिनट के अंदर ही, 1 मिनट में 40 सेकंड के अंदर में बताए हैं गुप्त वंश का। आप लोग जाके मेरा शॉर्ट वीडियो देखिए, उसमें हम बहुत सारा ऐसा कंटेंट डालते हैं जो कि लॉन्ग वीडियो में लगभग जो आधा घंटा में बताया जाता है उसको सिर्फ 40 सेकंड, 50 सेकंड या फिर 1 मिनट के अंदर ही उसको बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए, क्यों? आयुक्तक, ग्रामीण, राजा या फिर उपरिका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो देखेंगे वो मेरा वीडियो उसमें हो आराम से आंसर कर दिएंगे, उपरिका इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA और RNA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। तो DNA RNA के बारे में कौन सा कथन सही है? वायरस में DNA वजह से होता है, RNA उत्प्रेरक कार्य कर, देखिए RNA जो होता है उत्प्रेरित कार्यों सहित कई कार्य कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किनके बीच विवादों का निपटारा कर सकता है? देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, ये पूछा गया कि किनके बीच में जो विवादों का निपटारा किया जा सकता है, और आपको ऑप्शन देख के आंसर करना है। ठीक है, केंद्र और एक या अधिक राज्य के बीच, राज्य सरकार और एक निजी निगम के बीच में, अलग अलग राज्यों के 2 निजी निगमों के बीच में, अलग अलग राज्यों के 2 निगम के बीच में। देखिए जब भी इस तरह से होता है ना, तो उसमें केंद्र तो आएगा, सेंट्रल तो आएगा, यानी कि केंद्र और एक राज्य के बीच में, या फिर केंद्र और 2 राज्य के बीच में, केंद्र और 3 राज्य के बीच में, या फिर केंद्र और एक केंद्र के साथ कुछ राज्य हो जाएगा और कुछ राज्य अलग हो जाएगा उनके बीच में। तो ये सब निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर ये 1 नंबर का हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन फिर से इसमें पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष मामलों में मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसका अर्थ है कि इस मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही लाया जा सकता है इन मामलों को, ना कि किसी निचले अदालत या फिर उच्च अदालत में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का यह मूल क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से संघ विवादों, केंद्र और राज्यों के बीच टकराव को सुलझाता है। ठीक है, और ये विवाद कौन कौन सा होता है यहाँ पे देखिए, ये तीनों को अच्छे से देख लीजिए। भारत सरकार यानी कि केंद्र, ये सब में भारत सरकार होगा, केंद्र होगा, और एक या अधिक राज्य के बीच में, एक तरफ भारत सरकार और कई राज्य, और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच में, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में। ठीक है, तो ये इसका याद रख लीजिएगा, ये सब पूछा जा सकता है। काला पानी सीमा विवाद जब हाल ही में हुआ था, किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो आप लोग को पता होगा, इसमें ज़्यादा नहीं देते, आप आपकी जगह नेपाल के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में था ये विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आते हैं? तो 4 के अंतर्गत में कौन सा प्रावधान आते हैं? ये चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। देखिए, तो अनुच्छेद जो 4 है के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून बनाने, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंगग्राम रूप की प्रकृति क्या है? देखिए ये जो है ना, आप पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इंग्लिश में करके लाए हैं कि इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम आप लोग समझ में आते हैं। ठीक है,
द नेचर ऑफ अ वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज, ठीक है, जब एक पॉइंट सोर्स को, देखिए इसमें क्या बोला है कि जब एक पॉइंट सोर्स को जब आइसोट्रोपिक मीडियम में रखा जाता है, जो इसका जो वेव फ्रंट होगा ये कैसा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि एक आइसोट्रोप एक वेव सोर्स को रखा गया है, जो वेव निकलता है, ठीक है, आइसोट्रोपिक मीडियम में समान स्पीड से निकलेगा, एक स्पीड से, तो इधर गया, यहाँ गया, इधर गया, इधर गया, एक समान स्पीड से जाएगा, तो एक समान दूरी तय करेगा। तो इस तरह से जब जाएगा तो एक जो वेवफॉर्म बनाता है इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल के रूप में हो जाएगा, एक सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। हाँ, ये गोलाकार हो जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। अगला क्वेश्चन है, डाउनलोड की गई फाइल को ओपन करते समय पावर पॉइंट के प्रोटेक्टेड व्यू का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। देखिए, जब भी आप प्रोटेक्टेड व्यू में किसी भी फाइल को खोलते हैं ना, किसी में पावर पॉइंट में, तो क्या होगा कि इसमें जो ना सारे जितने भी जो एडिटिंग का फंक्शन होता है उसको डिसेबल कर दिया जाता है, यानी कि ये ओनली रीड ओनली मोड में खोला जाता है, ठीक है, यानी कि रीड ओनली मोड में खुलता है, एडिटिंग का फीचर को उसमें डिसेबल कर दिया जाता है। इसका आंसर क्या है, यह फाइल केवल रीड ओनली मोड में ओपन होता है और अधिकांश एडिटिंग फीचर असक्षम हो जाता है। इसका बी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहाँ पर विक्षोभ डैश पर होता है। अच्छा, तरंग का वह शिखर, जब तरंग जाता है तो उसका विक्षोभ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो उसका शिखर पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है, अधिकतम बिंदु पे होता है, यानी कि इसका शिखर पे होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है, यह तो पूछा गया। बित्रा, अगती, कवारती या फिर मिनिकॉय। तो आप लोग को पता होगा कि बित्रा माफ कीजिएगा, बित्रा जो है इसका सबसे छोटा क्षेत्र है। इसका जो क्षेत्र है, ये इसका कुल क्षेत्रफल है 0.105 किलोमीटर, यानी कि मीटर में, यानी कि 105 मीटर इधर होगा, 105 मीटर इधर होगा, 105 मीटर इधर होगा, 105 मीटर, बस इतने क्षेत्र में इसका एरिया है, ठीक है, 105 मीटर, किलोमीटर में भी नहीं गया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना व्यक्ति रहता है, यहाँ पे 271 व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार 271 व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है अभी तो और जनसंख्या बढ़ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प MS पावरपॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन शुरू करते समय डिजाइन आइडियाज फीचर के प्राथमिक कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। चलिए ऑप्शन दिया गया 4, इसको पढ़िए और आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वर्तमान स्लाइड पर कंटेंट के आधार पर विभिन्न प्री डिज़ाइन टेम्पलेट और लेआउट सजेस्ट करना, ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। आप लोगों को पता होगा नीलगिरी पहाड़ी में कौन सा हिल स्टेशन है, बताइए। दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या फिर मसूरी। ऊटी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रता को सहायता देती है। गोदावरी बेसिन, गंगा बेसिन। आप लोग को पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा बेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।